हेलो एवरीवन, ए टू जेड बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनिमल किंगडम पर चर्चा करेंगे और एनिमल किंगडम सीरीज को भी स्टार्ट आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि कौन से बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है, उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उनका जनरल कैरेक्टर होता है। इस सभी चीजों पर हम लोग इन सभी पॉइंट पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप ध्यान से मन लगाकर वीडियो को देखिएगा। जहां पर आपको लगेगा कि हमारे लिए काम का पॉइंट है, आप उसको साथ साथ में नोट बनाते जाइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो आइए चलते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। एनिमल किंगडम, जंतु जगत या वर्गीकरण का क्या आधार था? किंगडम एनिमलिया, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें संगठन स्तर का, किसका? संगठन स्तर की बात करें तो इसमें देखिए क्या दिया है। हाँ, संगठन स्तर की बात करें तो जीवों के शरीर में संगठन के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। यद्यपि जगत एनिमलिया के जीव बहुकोशिकीय होते हैं, पर सभी जीव क्या है, सभी एक समान कोशिका का संगठन प्रदर्शित नहीं करते हैं। जीवों में निम्न स्तर के संगठन प्रदर्शित होते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला दिया है अकोशिकीय स्तर। कौन सा? अकोशिकीय स्तर दिया है। इसे ए सेलुलर भी कहा जाता है। जब शरीर की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है, अर्थात सभी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका में हो, तो ऐसे स्तर को अकोशिकीय स्तर का संगठन कहा जाता है। और यह स्तर किस में देखने को मिलता है? फाइलम प्रोटोजोआ में। संघ प्रोटोजोआ के जीवों में इस तरीके का अकोशिकीय स्तर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए अमीबा दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। सेकेंड नंबर जो दिया है कोशिकीय स्तर, जिसे सेलुलर लेवल कहा जाता है। जब कोशिकाएं आपस में मिलकर जीव के शरीर का निर्माण करते हैं, परंतु क्या? परंतु ऊतक नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं? ऊतक नहीं बनाते हैं। तो उनका जो स्तर होता है किस लेवल का होता है? सेलुलर लेवल का होता है, याद रखेंगे। और ये स्तर किस में देखने को मिलता है? किस संघ में? फाइलम पोरीफेरा, जिसमें स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं। तीसरा जो लेवल है वो है टिश्यू लेवल। कौन सा लेवल? टिश्यू लेवल। जब समान उत्पत्ति एवं कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हो तो उन्हें टिश्यू लेवल ग्रेड कहा जाता है। जैसे नीडेरिया, उसमें हाइड्रा आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस सब छोटे छोटे पॉइंट्स को भी समझ के लिख लेंगे। नेक्स्ट जो लेवल दिया गया है वो है ऑर्गन लेवल। इसमें क्या दिया है? जब ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं जो एक इकाई की तरह व्यवहार करता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज वर्ग के जो जीव होते हैं उनका जो शारीरिक बनावट होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो लेवल दिया हुआ है वो है अंग तंत्र स्तर, जिसे ऑर्गन सिस्टम लेवल कहा जाता है। जब कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र निर्माण करते हैं। जैसे कशेरुकियों में, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र इत्यादि सब होते हैं ना, तो इन सब जब मिलकर कोई अंग का निर्माण करते हैं उसे ऑर्गन सिस्टम लेवल कहा जाता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है उसको भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पाचन तंत्र जब अपूर्ण या पूर्ण होता है, अगर अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार हो तो जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता, मतलब ऐसा और सिस्टम
जिसमें एनस और जो माउथ होता है वो एक ही हो कार्य करता है। तो किसमें होता है? प्लेटी हेलमिंथेस में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दो बाह्य द्वार होते हैं, जैसे मुख माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है गुदा, जैसे कशेरुकियों में। इसी प्रकार जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, वो भी दो प्रकार का होता है, क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब देखिए खुला परिसंचरण क्या होता है कि रुधिर का जो बहाव होता है हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है, तथा कोशिकाएं मूत्रक इसमें क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो ओपन टाइप का परिसंचरण तंत्र होता है वो किस में देखने को मिलता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें तिलचट्टा आता है, फाइलम मोलस्का जिसमें घोंघा आता है। इन सभी जंतुओं में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन टाइप परिसंचरण तंत्र होता है। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो है बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे क्लोज टाइप परिसंचरण तंत्र या क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स, ब्लड वाहिनियों में बहता है, रुधिर वाहिनियों में बहता है। जैसे इसमें कुछ बहुत सारे अंग इसमें भाग लेते हैं, जैसे धमनी होता है, सिरा होता है, केशिकाएं होती हैं। और ये किस में देखने को मिलता है? संघ एनिलिडा केचुआ में और कशेरुकियों में, संकार्डेटा के जंतुओं में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी दिया हुआ है सिमेट्री पर अगर हम चर्चा करें। इस पर सिमेट्री को भी बेस मानकर जीव जंतुओं को क्लासिफाई किया गया है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या खास दिया हुआ है। प्राणियों को सममित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया गया है। प्राणियों के शरीर के विभिन्न भागों में समानता को सममित कहते हैं। ओके, सममित के आधार पर प्राणियों का शरीर क्या होता है? निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? पहला है असममित, जिसे असिमेट्री कहा जाता है। इस प्रकार की सममित वाले जंतुओं को के शरीर को किसी भी तल से 2 समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते। मतलब उनके बॉडी को 2 पार्ट में आप नहीं बांट सकते किसी भी प्लेन से। और इस तरह का जो सिमेट्री देखने को मिलता है कहां पर दिखता है? अधिकांश स्पंजों का जो शरीर होता है वो शाखित व अनियमित होने के कारण क्या होता है? असममित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है अरीय सममित, जिसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। अरीय सममित वाले जंतुओं के अंग शरीर के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। अतः इनके शरीर को अगर एक से अधिक त्रिज्याओं पर काटा जाए तो कटे हुए भाग संरचना एवं अंग विन्यास में क्या होंगे? समान होंगे। और ये जो सिमेट्री देखने को मिलता है कि इनमें देखने को मिलता है निडेरियंस, हाइड्रा, टिनोफोरा तथा इकाइनोडर्मेटा में, स्टार फिश में इनमें क्या होता है? रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेडियल सिमेट्री किन जीवों में देखने को मिलता है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है, तो आप ध्यान से एग्जाम्पल याद कर लेंगे। एग्जाम्पल वेरी वेरी आईएमपी है। अच्छा देखिए आगे क्या चीज दिया है। जो नेक्स्ट सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री। क्या है? बाइलेटरल, द्विपार्श्व समिति जिसको कहा जाता है। इस सममित युक्त जंतुओं के शरीर को ठीक मध्य से काटने पर बने दोनों अर्धांश क्या होते हैं? समान होते हैं, मतलब दोनों पार्ट। इनके शरीर में अधिकांश अंग जोड़ीदार होते हैं और ये शरीर के मध्य अक्ष के दोनों ओर दाएं और बाएं व्यवस्थित होते हैं। अधिकांश विकसित जंतुओं में, जैसे इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर बाकी विकसित जीवों में द्विपार्श्व सममिति ही पाई जाती है। जैसे आर्थ्रोपोड में जैसे कीट, मोलस्का, ऑक्टोपस, कशेरुकी में मनुष्य।
मनुष्यों में किस प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलता है? बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, याद रखें। नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है जर्म लेयर। अगर हम जर्म लेयर की बात करें कि जीव जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उनमें जर्म लेयर को भी बेस माना गया है। जन्म स्तर जिसे परत कहते हैं, कोशिकाओं का वह समूह जो भ्रूणी विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में एक इकाई की तरह व्यवहार करता है। ये परतें गैस्ट्रुला अवस्था में अलग होती हैं, जो बाद में विशेष ऊतक व एवं अंग बनाते हैं। जनन स्तर के आधार पर जंतु डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब बात आती है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। आइए देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अरीय जंतुओं में, मतलब रेडियल सिमेट्री जंतुओं में जो देह भित्ति केवल दो भ्रूणीय स्तर का बना होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जिसे बाह्य जनन स्तर या दूसरा अंतः जनन स्तर कहते हैं, उनका बना होता है। जब जिन जंतुओं का जो बॉडी होता है, देह भित्ति जो होता है, सिर्फ दो जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, मतलब एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है और एंडोडर्म से मिलकर बना होता है, तो उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और यदि जिन जंतुओं का जो देह भित्ति होता है वो मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बना होता है, उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है। और देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक इनमें देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कार्डेट तक के जितने भी एनिमल होते हैं सब कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब याद रखे रहेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए बॉडी प्लान की हम बात कर रहे हैं, शरीर प्रणाली पर बात करें तो इनको भी देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है कि जंतुओं के शरीर में 3 प्रकार की प्रणाली पाई जाती है जो निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? पहला दिया है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, कोशिका पुंज प्रणाली जिसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले प्राणियों का शरीर कोशिकाओं का क्या होता है? पुंज होता है। इन कोशिकाओं का विकास 2 भ्रूणीय स्तरों से बना होता है। कोशिकाओं में निम्न कोटि का श्रम विभाजन होता है तथा प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से श्वसन, पोषण आदि करती है, किंतु ऊतक एवं अंगों का निर्माण नहीं होता है। अच्छा, आगे देखिए क्या दिया है। इनमें तंत्रिकीय समन्वय भी नहीं होता है, मतलब नर्वस सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन होता है इनमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे पोरीफेरा, जैसे किसमें? पोरीफेरा, मतलब इनका जो बॉडी प्लान होता है सेल एग्रीगेट टाइप का होता है। अगला दिया है ब्लाइंड सेग बॉडी प्लान। कैसा दिया है? ब्लाइंड सेग बॉडी प्लान, इसे अंधकोश प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली वाले जंतुओं में के शरीर में केवल एक गुहा पाई जाती है, कैविटी एक पाया जाता है। यह केवल एक ओर खुलता है। ओपनिंग इसकी क्या होती है? 1 साइड होता है इनका जो बॉडी कैविटी होता है। यह छिद्र मुख या द्वार दोनों का कार्य करता है। और ये क्या होता है? ये जो कैविटी होता है ना, ये एनस और माउथ दोनों का फंक्शन करता है। इस गुहा में भोजन का पाचन भी होता है और यहीं से पचा हुआ भोजन क्या होता है? सभी कोशिकाओं में वितरित होता है। इस गुहा को जठरांत्र गुहा या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। और इसकी कोशिकाएं 2 भ्रूणी कलाओं से क्या होती हैं? बनी होती है और 2 स्तरों में लगी होती है। इनमें श्रम विभाजन का स्टार्टिंग पाया जाता है, प्रारंभ पाया जाता है तथा थोड़ा तंत्रिका समन्वय भी देखने को
मिलता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है। इस प्रकार की प्रणाली सिलेंट्रेटा, हाइड्रा व चप्टेक्रिनियो में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो बॉडी प्लान दिया गया है वो ट्यूब विद इन ट्यूब दिया गया है, मतलब नाल के अंदर नाल प्रकार की प्रणाली, मतलब ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फिर एक ट्यूब। यह प्रणाली अन्य सभी जटिल रचनाओं वाले जंतुओं से मिलती है। इनकी आहार नाल एक लंबी नलिका के रूप में होती है जो दोनों सिरों पर खुलती है। भोजन मुख से प्रवेश करता है तथा अपच भोजन गुदा द्वार से क्या होता है, बाहर निकलता है। अच्छा, इसमें और इसी बीच भोजन का पाचन एवं अवशोषण भी होता है। इन जंतुओं की कोशिका के बीच श्रम विभाजन पाया जाता है तथा कोशिकाओं के मिलने से ऊतक, ऊतकों के मिलने से अंग एवं विभिन्न अंगों के मिलने से अंग तंत्र का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इन कोशिका की उत्पत्ति 3 भ्रूणीय स्तरों से हुआ है और ये किनमें देखने को मिलता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, एस्केल हेलमिंथेस, एनेलिडा एवं इससे आगे के जो भी फाइलम होंगे उन सब का जो बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड से ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया है, जस्ट वेट, अगला जो पॉइंट दिया है एस्केल हेलमिंथेस में देखिए क्या होता है। आगे एस्केल हेलमिंथेस में के बाद के अकशेरुकी जंतु में शरीर रचना की जटिलता बढ़ने के साथ साथ नली के अंदर नली प्रणाली प्रदर्शित होती है। नाल के अंदर नाल प्रकार की प्रणाली जंतु में 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला जो होता है उसे प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। इन जंतुओं में ब्लास्टोस्पोर द्वारा मुख का निर्माण होता है। भ्रूणीय पाचन नाल में पहले मुख और बाद में गुदा द्वार बनता है। पहले क्या बनता है, पहले माउथ बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, एनस बनता है। और ये इसमें देखने को मिलता है एनेलिडा, केचुआ में, मोलस्का में तथा आर्थ्रोपोडा में विकास इसी विधि द्वारा होता है। तो ये प्रोटोस्टोम्स का मतलब आप समझे रहेंगे। इसके बाद आगे दिया है ड्यूटेरोस्टोम्स। इनमें क्या है, इसमें ब्लास्टोस्पोर द्वारा पहले एनस बनता है, बाद में माउथ बनता है। और ये किसमें देखने को मिलता है, इकाइनोडर्म्स एवं कार्डेट जंतुओं में। हम विकासी क्रम में कीटों या मोलस्क की तुलना में इकाइनोडर्म के अधिक समीप है। नियरेस्ट सबसे किसके हैं, विकासी क्रम की तुलना में देखें तो इकाइनोडर्मेटा। अच्छा, अब आगे क्या दिया है इनमें देखते हैं। अब देखिए देह गुहा के आधार पर जीव जंतुओं का क्या है, बॉडी प्लान हो गया, देह गुहा हो गया। अब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। ये भी देख लीजिए, ये भी काफी ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला जो दिया है वो है अगुहित, जिसे एसिलोमेट कहते हैं। इन जंतुओं जैसे पोरीफेरा में स्पंज, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, प्लेटी हेलमिंथेस में चप्टेक्रिनी जिन्हें कहते हैं, आदि में देह गुहा नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें अगुहिक या एसिलोमेट कहते हैं। स्पंज की गुहा को स्पॉन्जोसील या स्पंज गुहा कहा जाता है तथा सिलेंट्रेटा की गुहा को सिलेंट्रॉन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चप्टेक्रिनी में देह भित्ति और आहार नाल के बीच पैरेन्काइमा नामक स्पंजी ऊतक भरा रहता है। नेक्स्ट जो दिया है स्यूडोसिलोमेट, जिसे कूट गुहिका कहते हैं। कुछ जंतुओं में उनकी देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच एक गुहा होती है, कैविटी होती है, जो भ्रूण की ब्लास्टोसील से विकसित होता है, परंतु यह मध्य जनन स्तर से विस्तरित नहीं होती है। इस प्रकार की गुहा को कूट देह गुहा या स्यूडोसिलोम कहते हैं। और ये किसमें देखने को मिलता है, एस्केल हेलमिंथेस में देखने को मिलता है। एस्केल हेलमिंथेस जो फाइलम होता है उनके
स्यूडोसिलोमेट की देह गुहा पाई जाती है। देखिए कुछ कुछ छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं जिन्हों हमें लगता है कि वो एग्जाम में नहीं आएंगे और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप एक एक लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट समझ के उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जो नेक्स्ट जो गुहा दिया हुआ है सिलोमेट होता है। इनको देख लेते हैं। जिन जंतु में वास्तविक देह गुहा पाए जाते उन्हें प्रगुही कहते हैं। इसमें देह भित्ति तथा नाल के बीच की गुहा मध्य जनन स्तर से विकसित एवं विस्तृत होती है। वास्तविक देह गुहा जैसे एनेलिडा, इकाइनोडर्म्स एंड कार्डेट्स में पाया जाता है। अच्छा, ये जो सिलोमेट होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज द साइजोसिलोमेट, मतलब साइजोसिलोम, और दूसरा जो होता है वो होता है एंटीरोसिलोम। क्या होता है? एंटीरोसिलोम। पहले हम लोग साइजोसिलोम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। देखिए, अच्छा, साइजोसिलोम किसमें देखने को मिलता है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का संघ के जीव में देह गुहा भ्रूण की मध्य जनन स्तर के दो परतों में बंटने से बनता है। मध्य जनन स्तर का भीतरी स्तर देह भित्ति के साथ जुड़कर चर्म तथा पेशी स्तर बनाता है। इसे कायिक मध्य त्वचा या सोमैटिक मेसोडर्म कहते हैं। मध्य जनन स्तर का भीतरी स्तर आंत भित्ति के साथ जुड़कर उसका पेशी स्तर बनाता है। इस परत को आसकीय आशयिक मध्य त्वचा या स्प्लेनिक मेसोडर्म कहते हैं। दोनों स्तरों की गुहा को साइजोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? साइजोसील कहा जाता है। नेक्स्ट जो दिया है उसको देख लेते हैं। अगला कौन सा दिया है? देखिए, एंटीरोसिलोम। एंटीरोसिलोम इकाइनोडर्म व सभी कार्डेट जंतुओं में देह गुहा आंत से बाएं थैलियों के रूप में विकसित होती है। ये थैलियां वृद्धि करके ब्लास्टोसील को समाप्त कर देती हैं और स्वयं जुड़कर शरीर की देह गुहा बनाती है। इस प्रकार की देह गुहा एंटीरोसिलोम कहलाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नोट क्या दिया है हम लोग के लिए? मोलस्का एवं आर्थ्रोपोड्स में देह गुहा परिवर्धन के शुरू में बनती है और बाद में रुधिर गुहा हीमोसील इसका स्थान ले लेती है। रुधिर इस गुहा से होकर प्रवाहित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेगमेंटेशन के आधार पर देखिए जीव जंतुओं को भी डिवाइड कैटेगरीज बाय उसको क्लासिफाइड किया गया है। कुछ जीवों का शरीर अनेक इकाइयों में बटा होता है। ये सभी इकाइयां बाहर तथा अंदर से पूर्णतः एक दूसरे से अलग किंतु संरचना एवं कार्यों में क्या होती हैं? समान होती हैं। इन इकाइयों को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं तथा इस प्रकार के खंडों में बंटने के गुण को विखंडन या खंडीभवन या सेगमेंटेशन कहते हैं। मतलब कि जीव जंतुओं का जो बॉडी होता है, अगर वो छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बट जाए, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए? बट जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये खंड कुछ कार्य संयुक्त रूप से तथा कुछ अलग अलग विशिष्ट रूप से करते हैं। इसके आधार पर जंतुओं को विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? ये भी देख लीजिए। पहला है अनसेगमेंटेड, मतलब जिनके बॉडी शरीर में कोई भी सेगमेंट देखने को नहीं मिलता है। जैसे पोरीफेरा, जैसे क्या? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, गोल कृमियों का जो शरीर होता है खंडों में नहीं बटा होता है। इनका बॉडी कैसा होता है? अनसेगमेंटेड होता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है अवास्तविक या नॉन मेटामेरिक। चपटे कृमियों जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में शरीर के अगले सिरे पर नए खंड जुड़े रहते हैं तथा सभी खंड एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये अलग अलग आयु के होते हैं। इस प्रकार के विखंडन को नॉन मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इनमें जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो सेगमेंटेशन होता है वो अलग अलग टाइम पर बनते हैं। इसी वजह से इन्हें नॉन मेटामेरिक कहा जाता है। अब आता है कि जब नॉन मेटामेरिक इन्हें कहते हैं तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है?
देखिए इनमें क्या होता है, यह एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के जंतु में स्पष्ट रूप से दर्शनीय है, मतलब देखने को मिलता है। और इनमें शरीर के सभी खंड एक साथ क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अतः एक ही आयु काल के भी होते हैं। सभी खंड मिलकर एक पूर्ण जीव का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कीटों में विभिन्न खंड मिलकर शरीर के विभिन्न भाग जैसे सिर, वक्ष एवं उदर, ये सब जैसे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन का निर्माण करते हैं। जैसे अगर आप केचुआ देखे होंगे तो केचुआ का जो बॉडी होता है वैसे अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट में डिवाइड रहते हैं, लेकिन वो क्या है, उनमें वो एक साथ ही बने होते हैं। वो कैसे होते हैं, एक साथ ही बने होते हैं। उनमें सेगमेंट अलग अलग टाइम पर नहीं बनते हैं। उनके संपूर्ण शरीर का निर्माण एक साथ ही होता है, वो सेगमेंट सहित होता है। इसे बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अच्छा, इनके लाभ क्या होता है, एडवांटेज भी देख लेते हैं सेगमेंटेशन के। एनेलिड्स में विखंडन चलन में क्या होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प होता है। इसके बाद आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में विखंडन पर जोड़ीदार उपांग जो विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं, जैसे चलन के लिए पाद, पोषण के लिए मुखांग एवं तथा संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए एंटीनी पाए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए A to Z बायोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है, इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उनको भी चर्चा कर लेते हैं। अगर जीव जंतु को देखें तो उनके बॉडी टेम्परेचर के आधार पर भी उनको क्लासिफाई किया गया है। अब देखते हैं बॉडी टेम्परेचर में हम कौन कौन से जंतुओं को शामिल किया गया है, उनको भी कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए, सामान्य क्रियाओं के लिए जंतुओं के शरीर का जो तापमान होता है वो आसपास के वातावरण के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। इस आधार पर जंतुओं को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया है, 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला जो होता है गर्म रुधिर वाले जंतु, जिन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये जंतु समतापी या होमोथर्मिक होते हैं। इन जंतुओं के शरीर का ताप क्या होता है, नियत रहता है, मतलब इनके बॉडी के जो टेम्परेचर होता है वो चेंजेबल नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। ये किसी भी वातावरणीय ताप के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनके शरीर का जो ताप होता है स्वयं की शारीरिक क्रियाओं के कारण एवं ताप अवरोधक अनुकूलताओं के कारण क्या होता है, नियत रहता है। जैसे स्तनधारी एवं पक्षी जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वार्म ब्लडेड इनमें से कौन सा है, ऑप्शन दिया था तो बर्ड का ऑप्शन दिया था शायद, उसमें बर्ड ऑप्शन सही था, इसलिए आप याद रखेंगे वार्म ब्लडेड जंतु। अब आते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिन्हें शीत रुधिर वाले जंतु भी कहते हैं। ये जंतु असमतापी, जैसे पिकाइलोथर्मिक कहा जाता है इनको। इन जंतुओं के शरीर का जो ताप वातावरण के अनुसार क्या होता है, चेंजेबल होता है। जैसा वातावरण वैसा इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता रहता है। जब वातावरण का ताप अधिक होता है तो इनके शरीर का ताप भी उच्च हो जाता है और ये बहुत सक्रिय रहते हैं। परंतु वातावरण का तापमान कम होता है तो ये अपने शरीर की क्रियाओं को क्या कर लेते हैं, धीमी कर लेते हैं, जिससे ऊष्मा अधिक खर्च नहीं होता है। देखिए जैसे अकशेरुकीय मतलब इनवर्टिब्रेट, फिशेस, मछलियां, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट। आगे देखिए, ये जंतु क्या होते हैं, सुसुप्तावस्था जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है, शीत निष्क्रियता या ग्रीम निष्क्रियता में चले जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि भाई ये हाइबरनेशन क्या होता है, शीत निष्क्रियता क्या होता है।
इस अवस्था में जंतु जो होते हैं शीत काल में कुछ ही महीनों के लिए क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इस समय ये अपनी शारीरिक क्रियाओं को बहुत धीमा कर लेते हैं और जिससे इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कौन सा है, हाइबरनेशन वाले जो एनिमल है वो है एम्फीबियंस मतलब उभयचर जिनमें मेढक आता है, और रेप्टाइल्स जिसमें छिपकली वगैरह आती हैं। ये कैसे होते हैं, इनमें हाइबरनेशन देखने को मिलता है। आगे देखिए नेक्स्ट जो दिया है ग्रीष्म निष्क्रियता, जिन्हें एस्टिवेशन कहा जाता है। जब अधिक गर्म वातावरण होता है तब ये जंतु छायादार या नमीदार क्षेत्रों में चले जाते हैं। जैसे इनमें भी देखिए उभयचर दिया गया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कनेक्ट विथ ए टू जेड बायोलॉजी। सो आगे नेक्स्ट दिया है, देखिए और क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। क्लासिफिकेशन के लिए जंतुओं में और क्या आधार माना गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट और देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। जैसे नोटोकॉर्ड की अगर हम बात करें तो यह मध्य त्वचा से बनी छड़नुमा संरचना होती है। यह भ्रूण विकास के समय कुछ जंतुओं मतलब कार्डेट के पश्च भाग में पाए जाते हैं। इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, मतलब कशेरुकीय प्राणी, अकशेरुकीय प्राणी, अर्थात कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। अब बात आती है कि कॉर्डेट क्या होते हैं। तो कॉर्डेट का अगर हम बात करें तो ऐसे जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे मछली से लेकर मनुष्य तक सभी क्या होते हैं, कॉर्डेट्स में आते हैं। इसके बाद नॉन कॉर्डेट ऐसे जंतु जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती, उनको नॉन कॉर्डेट में रखा गया है। जैसे पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है। देखिए तंत्रिका तंत्र का जो विकास सर्वप्रथम निडेरियन से हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ट्रू सीलोम सर्वप्रथम एनेलिडा से उत्पन्न हुआ है, अवतरित हुआ है। इस पॉइंट को आप नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग शरीर से वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया करते हैं। शरीर में जल और लवणों की मात्रा को निर्धारित करते हैं और शरीर में समस्थिति बनाए रखते हैं। उत्सर्जी अंगों के प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से प्रकार है। तो देखिए ध्यान से, शरीर की सतह से विसरण अहम किसमें होता है, पोरीफेरा और सेलेंट्रेटा में। प्रोटोनेफ्रेडिया उत्सर्जी अंग जिसे दीपशिखा कोशिकाएं या फ्लेम कोश सेल कहते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थी या चेप्टाक्रीमी उनमें देखने को मिलता है। उत्सर्जी नाल या रेनेट सेल्स किसमें देखने को मिलता है, एस्केल हेल्मिन्थी या गोल्डक्रीमी जिसको कहते हैं। रीनल या रीनल कोश किसमें देखने को मिलता है, मोलस्का में। और नेफ्रिडिया एनेलिडा, और नेफ्रिडिया एनेलिडा का जो है जर्नल फीचर है, मेन कैरेक्टर है नेफ्रिडिया। इसके अलावा देखिए कक्षा ग्रंथि है, कॉक्सल ग्रंथि है, मेल्पिगी नलिका किसमें देखने को मिलता है, एरेक्निड्स या बिच्छू वगैरह में। स्पर तंतु एंटेनरी या हरित ग्रंथियां ग्रीन ग्लैंड किसमें देखने को मिलता है, खजूरा या मिलीपेट्स में। और किडनी वगैरह जो होता है कशेरुकियों में वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और आगे चलते हैं। देखिए उत्सर्जन के आधार पर भी जंतुओं को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। पहला है अमोनोटिलिक, सेकेंड है यूरियोटिलिक, तीसरा जो दिया है यूरिकोटेलिक, और जो चौथा है अमीनोटेलिक। तो हम चारों के बारे में बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या है। जैसे अगर अमोनोटेलिक की बात करें, ये अमोनिया
उत्सर्जित करते हैं। इनमें प्रायः जलीय कशेरुकी जैसे हाइड्रा और कुछ जलीय कशेरुकी जैसे अस्थिल मछलियां, पुच्छीय उभयचर सम्मिलित होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो दिया है यूरियोटेलिक। ये जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इनमें अपुच्छीय उभयचर जैसे मेढक, टोड, स्तनधारी, उपास्थि मछलियां जैसे शार्क, उम्रे मछलियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट जो है यूरिकोटेलिक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये यूरिकोटेलिक जंतु की बात हो रही है। ये जंतु यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। इनमें कीट, भूस्नेल, भूमि वाला घोंघा, स्थलीय सरीसृप जैसे छिपकली व सर्प और पक्षी सम्मिलित होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं, अर्थात ये जंतु यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अमीनोटेलिक जंतु। अमीनोटेलिक क्या होता है? ये जंतु अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और इनमें कुछ मोलस्का, लेमिनेरिया व यूनियो एवं कुछ इकाइनोडर्म क्या होते हैं? आते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू।